Hello everyone, today I'll be covering a very important unit of your syllabus, trying to grow, that forms part of your syllabus, literature and disability. This story is part of your unit 1 and this is very important for your exams. So, Trying to Grow is written by Firdaus Kanga. Okay, it was written in 1990. Post-colonial disability, coming of an age. Coming of an age basically means Bildungsroman. Okay, Bildungsroman. I hope you have heard about it. Being literature students, अपने इसी नॉवल और भी पढ़ी होंगी. Bildungsroman, coming of a age के बारे में है ये. राइट इसमें हम ऑल मेजर थीम्स हैं, कैरेक्टर एनालिसिस है, नरेटिव टेक्निक्स हैं और एग्जाम क्वेश्चंस भी. So let's begin with the novel overview first. So at a glance, the author of it is Firdaus Kanga. Okay, he published this in 1990. So Firdaus Kanga हमारे author हैं, publish इन्होंने 1990 में की है और genre इसका है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मतलब कुछ कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड हैं. नरेटर है हमारे ब्रिट कोतवाल. ओके, ब्रिट जो है इनका नेम है एंड कोतवाल इज सरनेम बेसिकली. एंड सेटिंग है इसमें बॉम्बे, मुंबई, इंडिया की. पीरियड है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एज एन इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल चुकी है उसके बाद का ये पीरियड है. What is it about? A witty, unsentimental coming of a age story. So this is about a witty, unsentimental coming of a age short story. Okay, a young Parsi man born with brittle disease, osteogenesis imperfecta. तो यहाँ डिजीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है जो नेविगेट करती है आइडेंटिटी को, डिसेबिलिटी को, सेक्सुअलिटी को, फैमिली को और बिलोंगिंग को इन बॉम्बे. ये नॉवल रिफ्यूज करती है टू बी अ ट्रेजेडी. इट इज अ शार्प, फनी, सबवर्सिव नॉवल. Okay, इसके keywords again I'll mark: unsentimental, witty, coming of a age, about Brit Kotwal. He's a young Parsi man born with a disease, brittle bone. Scientific name osteogenesis imperfecta. एग्जाम के लिए ऑस्टियोजेनेसिस लिखना आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा. सो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है. इससे ये नेविगेट करते हैं आइडेंटिटी को, डिसेबिलिटी को, सेक्सुअलिटी को, फैमिली को और बिलोंगिंग को इन बॉम्बे. ठीक है, ये नॉवल एक ट्रेजेडी नहीं है, ये शार्प है, फनी है, सबवर्सिव है. ओके, ये क्यों मैटर करती है? बच्चे बोलते हैं मेरे को कि मैम व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर अ सिलेबस इन फैक्ट. सो चैलेंजेस एबलिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस. अभी तक जो भी लिटरेरी ट्रेडिशंस होते हैं वो एबलिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस को चैलेंज करती है. पारसी माइनॉरिटी जो इंडिया में है उसको आइडेंटिटी देती है. ये एक ऑटोबायोग्राफी और एक फिक्शन में जो लाइन होती है उसको ब्लर करती है. ठीक है, सो इंटरसेक्शनैलिटी जो है इसमें, मतलब इंटरसेक्शनैलिटी एज इन जो थीम्स हैं इस नॉवल में वो डिसेबिलिटी के अराउंड है, सेक्सुअलिटी के अराउंड और एथनिसिटी के अराउंड है. एथनिसिटी मतलब पारसी वाला फैक्टर आ गया हमारा. ठीक है, सेक्सुअलिटी मतलब इसमें हम, आई डेंट वॉन्ट टू गिव यू अ स्पॉइलर बट आई विल टेल यू कि इसमें थोड़ा सा गे जो होता है LGBTQ राइट्स उनका भी थीम है थोड़ा सा, कि कैसे ब्रिट एक मेल की टूवर्ड्स भी अट्रैक्टेड है. तो इट ब्रेक्स द नोशन की केवल एक ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं. डिसेबिलिटी फॉर श्योर इट्स मेजर थीम. ह्यूमर है इसमें एज अ मोड ऑफ रेजिस्टेंस. जो भी ब्रिट की बीमारी है उसको वो ह्यूमर से टैकल कर रहे हैं. ओके, बॉडी एक्ट्स एज अ साइट ऑफ पॉलिटिक्स इन इट. इसमें हमारी जो बॉडी है वो एक पॉलिटिक्स का एज एन द मेजर वर्क इज अराउंड द बॉडी. नॉवल इंसिस्ट करती है ऑन द राइट, द क्रिटिकल समरी ऑफ नॉवल इज नॉवल इंसिस्ट ऑन द राइट ऑफ द डिसेबल्ड बॉडी टू डिजायर, टू बी डिजायर्ड एंड टू टेल इट्स ओन स्टोरी ऑन इट्स ओन टर्म्स. तो नॉवल की समरी बहुत ही सिंपल सी बात है, बोल रही है कि वो इंसिस्ट कर रही है नॉवल राइट ऑफ डिसेबल्ड बॉडी में टू डिजायर, टू बी डिजायर्ड एंड टू टेल इट्स ओन स्टोरी. ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, एग्जाम में कोट भी करना कि राइट ऑफ डिसेबल्ड बॉडी मतलब डिसेबल्ड लोग भी चाहते हैं डिज़ायर करना, उनको लोग डिज़ायर करें और अपनी खुद की कहानी बताना अपने ओन टर्म्स में. ठीक है, okay, so let's begin with the plot summary first. So part 1 is the novel is basically divided into 5 parts. Okay, so the first part is birth and family. Okay, what do I mean by birth and family is Brit is born with brittle bone disease into a middle class Parsi family in Bombay.
ठीक है। ब्रिट बॉर्न होता है एक ब्रिटल बोन डिजीज से एक मिडिल क्लास पारसी फैमिली में इन बॉम्बे में। हिज पेरेंट्स सैम, सैम उसके पापा का नाम है, okay, and Sarah is the mother's name, okay. So Sam and Sarah are the parents of them, and Dolly is the sister who becomes his primary world, like बोलते हैं ना center of the world, वो Dolly है. So we have Sam the father, Sarah the mother, and Dolly sister, okay. The family love is very very genuine, but it's suffocating also at the same time, okay. So it's genuine but it's also suffocating. Brit's condition means he has fractured bones throughout childhood, yet his narration is a matter of fact, even comedic, okay. सो व्हाई इज इट सफोकेटिंग? अगर आपने देखा होगा कि किसी रिलेटिव में, भगवान ना करे हो, बट कोई सफरिंग बच्चा, कोई डिसेबल्ड बच्चा है, तो पेरेंट्स दे आर लाइक वेरी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव, ये नहीं करना, ये नहीं खाना. अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तब भी आपने देखा होगा पेरेंट्स बिकम सो वेरी कंट्रोलिंग एट टाइम्स की नहीं अभी बीमार हुए थे 15-15 दिन के बाद तक. तो इस सिचुएशन में जहाँ ब्रिट इतने टाइम से रह रहा है, यहाँ तो उनका लव और सफोकेटिंग हो गया था. ब्रिट की कंडीशन जो है वो ऐसी है कि उसकी फ्रैक्चर्ड बोन्स रही हैं पूरे चाइल्डहुड के थ्रू आउट, येट उसका जो नरेशन है वो कॉमेडिक है. अगर हम इस प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे होते तो हम लोग, हमारा नरेटिव होता कि थोड़ा सा पिटी कि हमें ये प्रॉब्लम हुई, ये हुआ, बट उनका जो नरेटिव है इट्स कॉमेडिक, ओके. So now part 2 is about childhood and school. Growing up different, Brit navigates schooling, being stared at, developing a formidable intelligence and sharp wit as coping strategies. He observes the world from his wheelchair with acute insight. His sense of humor becomes armor, artistry simultaneously. ठीक है. ग्रोइंग अप डिफरेंट, वो चाइल्डहुड और स्कूल के बारे में बता रहे हैं पार्ट 2 में, ठीक है, कि कैसे वो स्कूल में उनको डिफरेंट फील होता था, लोग उनको स्टेयर करके देखते थे, ठीक है, उनकी उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या थी, कैसा उनको वर्ल्ड जो है वो एक व्हीलचेयर से अलग दिखता है, एक अक्यूट इंसाइट के साथ, ठीक है. उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इस नॉवल में, वो बेसिकली इट बिकम्स हिज आर्मर. आर्मर समझते हो तुम? शील्ड, ओके. आई होप यू नो व्हाट्स अ शील्ड. ऐसी शील्ड सी होती है, तुमने देखा होगा तलवार के साथ जनरली वी हैव अ शील्ड, ओके. सो दैट्स आर्मर. सो इट बिकम्स आर्मर एज वेल एज आर्टिस्ट्री, मतलब आर्टिस्टिक एक प्रेजेंस है उसमें, ओके. द थर्ड पार्ट इज द सेक्सुअलिटी एंड द डिजायर, ओके. Britt comes to understand his own bisexuality, homosexual desires, a radical act in the act of both Indian society and disability narrative tradition. ब्रिट अपनी खुद की बाइसेक्सुअलिटी जानने लगता है, होमोसेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में और डिसेबिलिटी नरेटिव के कंटेक्स्ट में उसकी जो डिजायर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ शेप. He falls for Cyrus, a complex relationship that eliminates question of reciprocity, power and identity. ठीक है. अपनी सेक्सुअलिटी डिस्कवर करना एक डिसेबल्ड इंसान के लिए और टफ हो जाता है, ठीक है. और ऐसे में ब्रिट को पता चलता है ही इज बाइसेक्सुअल, एज इन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स बाइसेक्सुअल. बाई मीन्स दो, सेक्सुअल इज द सेक्स, मेल और फीमेल. सो बाइसेक्सुअल मीन्स अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, ओके. मेल एज वेल एज फीमेल से जो अट्रैक्टेड होता है उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल. एंड होमोसेक्सुअल मीन्स सेम सेक्स में, as in if I'm a female and if I like a female, I'll be called homosexual, okay. A radical act in the context of both, because Indian society में post independence के time कोई homosexual desire के बारे में बोलना, सोचना, it was like a very radical kind of act, rebellious kind of act, ठीक है. और डिसेबल लोगों के लिए होमोसेक्सुअल डिजायर्स रखना, इट्स लाइक सोने पे सुहागा, okay. His desires are presented without shame, okay. He writes it, he doesn't feel कि लोग क्या सोचेंगे कि तो disabled है, homosexual desires रखता है, ठीक है. Cyrus के towards, he is a male, okay. He falls for Cyrus, a complex relationship जो eliminate करता है reciprocity, power और identity को, okay. Part 4 is adolescence and independence, that is family tensions and self making. ब्रिट ग्रेपल करता है, ओके,
Britt grapples with dependence on his family, particularly his devoted but complicated mother Sarah. Okay, वो बेसिकली अपनी उसकी जो मदर है उसकी टूवर्ड्स ही ग्रेपल्स, ठीक है, हिज डीप नीड फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब उसको लगता था कि जो उसकी मदर है वो हर समय उसे कंट्रोल कर रही है। ओके, सैम थोड़ा सा हिज रिलेशनशिप ही वॉज लाइक स्टिल वो विद हिज फादर ऑल्सो डिसेबल्ड टू अ डिग्री। ओके, it's like father still उसको थोड़े से टेंडर थे, he used to like give him some sort of freedom, but mother was very protective, she was deeply, can you see, devoted समझ रहे हो कि जैसे हमारी तबीयत खराब है, मम्मी पूरी रात बैठी है तुम्हारे सर पे माथे पे पट्टी रख के, वो वाला चीज। तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी केयर दे रही है, बट हर दिन यही करते रहो, मम्मी कहीं जाने नहीं दे रही, कुछ नहीं करने दे रही 15-15 दिन बाद सही होने के। तो he wanted the independence. Okay, he moved through Bombay Parsi social world, observing class, community and colonial legacy. ठीक है, धीरे धीरे वो बॉम्बे के पारसी सोशल वर्ल्ड में घुला मिला, ऑब्जर्व किया उसने क्लास का कॉन्सेप्ट कैसा है, कम्युनिटी कैसी है, कॉलोनियल लेगेसी कैसी है, कमिंग इनटू सेल्फहुड। दिस इज द पार्ट 5 and the final resolution or the conclusion. Britt does not arrive at a tidy resolution. He accepts his body, his desires, his minority status. So Britt ने ऐसे अपने आप को एक रेजोल्यूशन नहीं दिया, उसने एक्सेप्ट की जैसे उसकी बॉडी है, उसकी डिज़ायर्स हैं, उसका माइनॉरिटी का स्टेटस है। ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग, ओके, इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ओके, द एंडिंग इज नॉट वेरी सेंटिमेंटल लाइक अदर नॉवेल्स, यू एक्सपेक्ट कि यार डिसेबिलिटी है क्या ही होगा। The ending is unsentimental, growth is ongoing, it is not achieved. Okay, novel क्या है, trying to grow, it's not growth हो गई, it's ongoing, हर स्टेज पे ग्रोथ हो रही है। ओके, एंड इट इज़ नॉट अचीव, सो द टाइटल रिफ्लेक्ट्स दिस, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रो। Now I have a very important section for you all, that is character analysis. Okay, so the role over here of characters is Britwal is the protagonist or the narrator. He's born with brittle bone disease. He's intelligent, witty, sexually aware about his homosexuality. He's fiercely independent minded. You can't write fiercely independent. He's fiercely independent minded. Okay, his first person narration destabilizes the pitting disabled hero trope. He refuses to be a passive object of sympathy. He's the author of his own story. Okay, so Brit यहाँ पे जो है हमारे, okay, he's born with brittle disease. Okay, he's very intelligent, he's very witty, he's sexually aware, fiercely independent minded है। उसका जो फर्स्ट पर्सन है वो डिस्टेबलाइज करता है पिटिंग डिसेबल्ड हीरो। ठीक है, सो वो रिफ्यूज करते हैं टू बी पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी। ही इज लाइक द ऑथर ऑफ हिज ओन स्टोरी। देन वी हैव सेरा। ओके, द सेंट्रल सपोर्टिंग फिगर, द मदर। ओके, शी इज लाइक द कॉम्प्लेक्स एडल्ट फिगर। जो उनका डिवोशन है ब्रिट के टूवर्ड्स वो लविंग है, एब्सोल्यूट है, बट द की टर्म ओवर हियर, it's very controlling. Okay, she doesn't let him do anything on his own. Okay, she embodies the tension between care and suffocation, represents how disability reshapes family dynamics. Her relationship with Brit is the emotional core of the novel, right? So again, ब्रिट कैसा था, ब्रिट का तुम ये कीवर्ड्स लिख दोगे कि ये सब है। फर्स्ट पर्सन जो नरेटिव है, ये ध्यान रखना कि डिसेबल्ड हीरो का जो ट्रोप है उसको डिस्टेबलाइज करता है। वो बोलता है कि मुझे कोई पैसिव ऑब्जेक्ट सिंपैथी का नहीं बनना है, मैं अपनी स्टोरी का खुद ऑथर हूँ। यहाँ पे भी ट्राइंग टू ग्रो उसने लिखी है, एंड यहाँ पे भी वो जो कहानी प्रोटैगनिस्ट नरेटर की तरह बता रहा है वो भी स्टोरी उसने लिखी है, राइट। जो मदर है वो सेंट्रल सपोर्टिंग फिगर है। ओके, एंड शी इज द कॉम्प्लेक्स एडल्ट फिगर। वो दिखा रही है कैसे डिसेबिलिटी रीशेप करती है एक फैमिली डायनामिक्स को। ओके, हाउ डज इट रीशेप द फैमिली डायनामिक्स। हर रिलेशनशिप विद ब्रिट इज द इमोशनल कोर ऑफ द नॉवल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज लिटिल थिंग्स। Okay, Sam, that is the father, he is a gentle, understanding man who shares a quiet complicity with Brett. Less dominating than Sarah, he represents a masculine softness that the novel values.
His own physical limitations create a bond of understanding with his son. He is also disabled. The father is also disabled. Okay, he shares quite complicity. मतलब एक quite पापा का बॉन्ड कैसा होता है, एक क्वाइट सा बॉन्ड होता है, वो सैम का और उसके बेटे का रहा है. ओके, ही इज लेस डोमिनेटिंग देन सैरा. वो सैरा जितना डोमिनेटिंग नहीं है. उसके अंदर एक मैस्कुलिन सॉफ्टनेस है. बोलते हैं ना कि लड़कों के अंदर भी एक सॉफ्टनेस होती है, वो है इसके अंदर, जो नॉवल वैल्यू कर रहा है. उसका ओन फिजिकल लिमिटेशंस है, वो क्रिएट करते हैं एक बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हिज सन. ओके, डॉली दैट इज द सिस्टर्स सिबलिंग, ठीक है, शी रिप्रेजेंट्स नॉर्मेटिव फिजिकल डेवलपमेंट, giving Kanga a lens through which to explore what society considers normal. The sibling dynamic exposes assumptions about disability even within love, even loving families. Okay, जो जो ब्रेड की सिस्टर है, वो एक कैसे नॉर्मली फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, कैसे उसको कांगा को अपनी ठीक है, कांगा को एक लेंस दे रही कि कैसे सोसाइटी जो नॉर्मल कंसिडर करती है. ओके, एंड बेसिकली ये जो इनका डॉली और ब्रिट का जो रिलेशनशिप है, ये एक्सपोज करेगा जो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि डिसेबल्ड लोग तो ऐसे होंगे ऐसे होंगे. ठीक है, लविंग फैमिलीज के अंदर भी बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, वो सब एक्सपोज करते हैं. ओके, साइरस क्या है? इट इज द लव इंटरेस्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, ब्रिट्स ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर. ओके, Cyrus functions as a test case for the novel's exploration of sexuality, reciprocity, and whether disabled people are permitted to be desiring subjects. Okay, so the relationship is not straightforwardly romantic. It is laced with that of ambiguity and power. Okay, so Brit का object of desire क्या है? Cyrus. Okay, वो sexuality explore कर रहा है, reciprocity explore कर रहा है, disabled people को डिजायरिंग का परमिट है या नहीं. ठीक है, रिलेशनशिप कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें एम्बिगिटी है, इसमें पार है. ओके, पारसी कम्युनिटी है, इट्स अ कलेक्टिव कैरेक्टर. सो कांगा यूज करता है पारसी कम्युनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए माइनॉरिटी, द आइडेंटिटी, कम्युनिटी, expectations, okay, insular social codes, and the legacy of colonialism, okay, on a small ethnic group. So the community is affectionately satirized over here. Okay, now comes the major themes of the story: disability and the body. नॉवल रिजेक्ट करती है इंस्पिरेशन पॉर्न नरेटिव. ओके, कि इंस्पायर हो हमसे, हमने ये करा है. ओके, but its brittle bones are not a metaphor for fragility, they are literal. Okay, as in ये कोई मेटाफर नहीं है कि वो फ्रेजाइल है, इट्स जस्ट दे आर लिटरली फ्रेजाइल. ऐसा नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि उसकी बोन्स फ्रेजाइल है तो ब्रेड भी फ्रेजाइल होगा, नहीं, बस उसकी बोन्स फ्रेजाइल है. कांगा इंसिस्ट करता है कि डिसेबल्ड इंसान को, डिसेबिलिटी वाले व्यक्तित्व को भी एक राइट है डिज़ायर करने का, खुद की सेल्फ एजेंसी का, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का. बॉडी इज अगेन अ पॉलिटिकल साइड, जिसमें पॉलिटिकल साइड एज एन बॉडी में ही चेंजेस जो आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइड. ओके, डिसेबिलिटी इज नीदर हीरोइक सफरिंग नॉट ट्रेजेडी. ही इज नॉट सेइंग ही ट्रीट अस लाइक अ हीरो or give us sympathy. So he's treating both of the things as normal. It's neither heroic suffering nor tragedy. So एग्जाम के एंगल से हर एक थीम पे क्वेश्चन आ सकता है. The question over here could be, how does Kanga subvert conventional disability narratives? कि कैसे लोग जनरली हम देखते हैं कि ब्लाइंड लोग हैं, ये कर दिया, या तो उन्हें हीरो बना लेते हैं, ओहो हो बेचारे के साथ ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो कैसे वो सबवर्ट यानी ऐसे रोकते हैं वो ऐसे कन्वेंशनल डिसेबिलिटी नैरेटिव्स को. सेकेंड थीम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फैमिली लव एंड सफोकेशन. द फैमिली इज साइमल्टेनियसली ब्रिट्स ग्रेटेस्ट सपोर्ट and his greatest constraint. So Sarah's love is crushing and liberating. Novel ask करती है, can love coexist with imprisonment? Okay, Sarah, the mother's love is very crushing and liberating. Can मतलब love, कभी वो बोलते हैं ना कि इतना प्यार कर दिया कि बांध के ही रख लिया है अपने पास. And love should be free. You can't, if you love someone, you can't cage them. Okay, you'll have to let them go free. So dependency, okay,
physical and emotional both. It is shown as complex, not like pitiable. Okay, so इसमें son and mother का dynamic duo as site of power and tenderness, ये भी question आता है कि कैसे love cannot coexist with imprisonment. Okay, so I've given you small points, हर चीज़ को मिक्स करके कि शुरू में ऑथर के बारे में लिख दिया, ये थीम को एलाबोरेट कर दिया, हर आंसर ऑलमोस्ट एक जैसा ही आएगा. ओके, sexuality and desire. Brit's bisexual or queer desire is a radical in the Indian context of 1990. So Kanga place करता है desire को at the center of disabled subjects interiority. Or revolutionary act. He refuses the desexualization of disabled people. Sexuality, it is shown as inseparable from selfhood. Okay, तो जो सेक्सुअलिटी है उसको बोलता है कि डीसेक्सुअलाइजेशन और डिसेबल्ड पीपल को साथ में मतलब इंटरमिक्स करता है. ओके, तो सेक्सुअलिटी और सेल्फहुड को कनेक्ट कैसे करती है नॉवल, ये भी आना चाहिए. ठीक है, 1990 के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही रेडिकल चेंज माना गया है. बाय द वे, यू शुड know this answer. Okay, identity and minority. Brit is a Parsi, we all know. ठीक है, it's a very small dwindling minority in India, and he is also a disabled queer. So the novel stacks marginal identities कि क्यूअर भी बहुत कम हुआ करते थे, पारसी भी बहुत कम हुआ करते थे. ठीक है, कांगा एक्सप्लोर करता है what it means to belong nowhere fully, to be too westernized for India, too Indian for the West, too disabled for the abled world. बेसिकली वो बोल रहा है कि मेरे को लगता है कि मैं बहुत ही वेस्टर्नाइज था इंडिया के लिए. ठीक है, बहुत इंडियन था वेस्ट लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड था एक एबल्ड वर्ल्ड के लिए. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लाइन इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स डेप्थ. ओके, सो ही फेल्ट दैट ही is a person who belongs nowhere fully. Okay, every place he looks up to, he will have to make some adjustments in himself. Okay, so how do multiple marginalities shape Brit's subjectivity is again a very important question over here. Humor as resistance. Wit is Brit's primary weapon and mode of survival. So the novel is deeply funny, ironic, satirical, irreverent. Okay, ह्यूमर कैसे रेजिस्ट करता है आयरॉनिक चीज़ें बोल के, सटायर यूज़ करके. ठीक है, ह्यूमर सबवर्ट करता है, सबवर्ट यानी रोकता है पिटी को, डिसमैंटल करता है स्टीरियोटाइप्स को, एंड रिक्लेम करता है नरेटिव कंट्रोल्स को. सो कांगास कॉमेडी इज़ नेवर एस्केपिस्ट, इट इज़ पॉलिटिकली लोडेड. ओके, पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बॉम्बे, इट इज़ द नॉवेल्स वर्ल्ड, द पारसी कम्युनिटी, रिलेशनशिप टू ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. ठीक है, जो वंस प्रिविलेज्ड लोग थे, पारसी लोग एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी थे ब्रिटिश के टाइम पे, अब उन पे वेस्टर्नाइजेशन के, बिलोंगिंग के क्वेश्चंस लगने लगे कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल ने पारसीज को एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी. ओके, देन ग्रोइंग अप. ओके, बिल्डिंग्स रोमन सबवर्टेड. ओके, कैसे ये नॉवल एक बिल्डिंग्स रोमन है, कमिंग ऑफ एज नरेटिव है, बट इट सबवर्ट्स द जॉनर्स टिपिकल आर्क. ओके, ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स रोमन. ठीक है, फिजिकल ग्रोथ है, सोशल इंटीग्रेशन है, मेच्योरिटी है. कांगा रिफ्यूज़ करता है ब्रिट्स बॉडी विल नॉट ग्रो कन्वेंशनली एंड सोशल इंटीग्रेशन इज partial at best. The title itself is ironic. Growing is trying an ongoing and never complete process. This is the novel's most important structural argument. Okay, in what ways does the novel revise or subvert the building Roman tradition? Okay, जो नॉवल है एक कमिंग ऑफ एज जो नॉवल है, ये सबवर्ट करती है जॉनर का टिपिकल आर्क. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. if I'll stop the video here, and I'll let you all look to up to this, and we'll continue in the next class. Bye bye, all the best.